हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज भारत में मुगल वंश की स्थापना के विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मुगल वंश की स्थापना से पहले ये जान लें कि ये कहानी उज्बेकिस्तान से चलती है और उज्बेकिस्तान से भारत का बहुत ही पुराना रिश्ता है। आपको पता होगा कि महमूद गजनवी के साथ आने वाला एकमात्र इतिहासकार अलबरूनी था और अलबरूनी का जन्म खीवा या ख्वारिज में हुआ था और यह उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अब कुछ रोचक बातें अलबरूनी के विषय में हम लोग जान लेते हैं। अलबरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया, धर्म के विषय में अध्ययन किया, समाज के विषय में अध्ययन किया और इसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। दोस्तों, अलबरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा गया है। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत के विषय में बहुत रोचक बात बतलाई है। अलबरूनी ने लिखा है कि पूरी दुनिया में भारतीयों में एक विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। भारतीयों का जो सार्वजनिक स्थल होता है, अनाथालय हो या मंदिर हो, ऐसा कोई जो सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर भारतीय कुएं खुदवा कर रखते हैं, तालाब बनवा कर रखते हैं, बाग और उपवन बनवा कर रखते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिलती है तो केवल हिंदुस्तान में। एक बात अलबरूनी ने लिखी। लेकिन जो भारतीय जाति व्यवस्था में कमियां थीं, इस बात को भी अपनी पुस्तक में अलबरूनी ने उजागर किया है। अब दोस्तों, दूसरे संबंध के विषय में आते हैं कि भारत का उज्बेकिस्तान से दूसरा संबंध क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु होती है। अब ये दो संबंध हो गए। अब दोस्तों, ये जो तीसरा संबंध है, यहीं से कहानी चालू होगी। उज्बेकिस्तान में एक घाटी है जिसका नाम है फरगना और यहीं पे एक छोटी सी रियासत है, उस रियासत का नाम भी फरगना रियासत है। दोस्तों, इस फरगना रियासत की जो राजधानी थी उसका नाम था अंदीजान। फरगना रियासत की जो राजधानी थी इसका नाम था अंदीजान और फरगना रियासत के जो मालिक थे इनका नाम था उमर शेख और इनकी पत्नी का नाम कुतलुग निगार खां था। इन्हीं के यहाँ 14 फरवरी 1483 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर पिता की पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और माता के पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मतलब अपने समय के दो महान लड़ाके, एक तैमूर लंग और दूसरा चंगेज खां, दो मतलब महान लड़ाकों का रक्त बाबर के शरीर में बह रहा था। सोचिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर महज जब 11 साल का हुआ तो 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और 11 साल की उम्र में वो फरगना की गद्दी पर बैठा। तो चूंकि बाबर पिता के पक्ष से तैमूर का वंशज था और तैमूरों की राजधानी समरकंद थी, तो बाबर ने यह सोचा कि ये तो हमारी पैतृक राजधानी है, ये हमारी होनी चाहिए। और 11 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद पर चढ़ाई कर दिया जीतने के लिए। हालांकि सफलता नहीं मिली। तब भी ये बहुत बड़ी बात है कि 11 साल का लड़का किसी युद्ध को, किसी जगह को जीतने के लिए इतना व्याकुल हो जाए तो उसके भीतर क्या है युद्ध के विषय में, ये आप जान सकते हैं। जब 14 साल का बाबर हुआ 1497 में, तो बाबर ने समरकंद को जीत लिया। मात्र 14 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद को जीत लिया। और दोस्तों, समरकंद को जीतने के बाद ये अलग बात है कि लंबे समय तक अपने पास नहीं रखा, लेकिन 14 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद को जीत लिया। लेकिन इसी बीच बाबर के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। उसके जो चचेरे भाई हैं जहांगीर मिर्जा और उसके मामा महमूद खां ने फरगना की रियासत पर अधिकार कर लिया और इधर उज्बेकों का जो नेता था सैबानी खां, उसके नेतृत्व में उज्बेकों ने बाबर को पराजित कर दिया। 1501 में सरे पुल का युद्ध होता है। इस युद्ध में उज्बेक नेता सैबानी खां ने बाबर को पराजित कर दिया और समरकंद को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। बाबर के हाथ से समरकंद चला गया। जब वह लौटकर अपनी पैतृक रियासत पर आता है तो यहाँ पर उसके चचेरे भाई और उसके मामा अधिकार कर लेते हैं। अब बाबर का न तो समरकंद हुआ और न ही फरगना हुआ। ये बाबर के जीवन का बहुत बड़ा संकट था। बाबर अपने कुछ साथियों को लेकर के खोहों, कंदराओं, झरनों, नदियों के किनारे घूमने लगा।
बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी या बाबरनामा या वाक़यात बाबरी, उसमें बाबर ने लिखा है कि मैंने रमज़ान का पर्व एक जगह 2 बार नहीं मनाया। मतलब ये जीवन का ऐसा संकट रहा कि रमज़ान का पर्व एक जगह पर 2 बार बाबर ने नहीं मनाया। अब बार बार उज़्बेकों से पराजित होने के बाद बाबर ये समझ गया कि मध्य एशिया में उसका चलने वाला नहीं है, अर्थात उत्तर पश्चिम की तरफ अब बाबर को कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन बाबर हार मानने वाला नहीं था, वह रुख दक्षिण पूर्व की तरफ किया और इसी समय बाबर की भाग्य ने साथ दिया। जब दक्षिण पूर्व की तरफ बाबर बढ़ा, उसी समय अफगानिस्तान में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। दोस्तों, ये एक भाग्य का साथ है, समझिए। जब दक्षिण पूर्व की तरफ बाबर बढ़ा, उसी दौरान अफगानिस्तान में अव्यवस्था व्याप्त हो गई और 1504 में बाबर ने काबुल को जीत लिया। और काबुल को जब अपने अधिकार में कर लिया तो बाबर को अपनी शक्ति को पुनः से पुनर्जीवित करने का मौका मिला और 1507 में बाबर ने जो अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा की थी उसको छोड़ दिया और पादशाह की उपाधि धारण की। यह सिविल सेवा की परीक्षा में पूछा गया है कि किसने पादशाह की उपाधि धारण की है, तो बाबर ने। दोस्तों, ये जान लीजिएगा। एक बात आप जान लें कि सुल्तान की पहली बार उपाधि महमूद गजनवी धारण करता है और बादशाह की उपाधि बाबर धारण करता है। यही बादशाह कालांतर में जाकर के बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब आगे की घटना कैसे घटित होती है एक कहानी के रूप में जानने का प्रयास करिएगा। मतलब ईरान के जो शासक रहते हैं इस्माइल खां, 1510 में वो सैबानी खां को पराजित करते हैं और सैबानी खां की हत्या हो जाती है। अब बाबर को ये अवसर मिलता है। बाबर तुरंत इस्माइल खां से एक संधि कर लेता है समरकंद को जीतने के लिए। अब इस्माइल खां बाबर के सामने एक शर्त रखते हैं कि यदि तुम अपने यहाँ सिया धर्म का प्रचार करोगे, सिया मत का प्रचार करोगे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाबर के विषय में एक जान लें कि बाबर सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था और सूफियों की एक जो परंपरा थी नक्शबंदी, इस नक्शबंदी सिलसिले को वो मानता था। और नक्शबंदी सिलसिले के एक सूफी संत थे, ठीक है, शाह उबैदुल्लाह अहरार। शाह उबैदुल्लाह अहरार का बाबर परम भक्त था। ये बार बार पूछा गया है और आप जानते हैं कि दारा सिकोह के विषय में भी पूछा गया है कि किस मतलब सूफी सिलसिले से वो संबंधित था। तो बाबर के विषय में जान लें कि बाबर नक्शबंदी सिलसिले को मानता था और नक्शबंदी सिलसिले के एक सूफी संत थे, शाह उबैदुल्लाह अहरार का बाबर परम भक्त था और सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। लेकिन इस्माइल खां ने कहा कि यदि तुम सिया मत का प्रचार करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बाबर ने इस बात को मान लिया। दोनों में संधि हो गई और बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। बुखारा खुरासान को भी बाबर ने जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद बाबर ने सोचा कि यदि ईरानियों को अपने साथ रखेंगे तो सुन्नी मत वाले हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए ईरानियों को वापस कर दिया। और जब वापस कर दिया तो वो नाराज हो गए कि चूंकि बाबर ने अपने कहे मत को माना नहीं। और दूसरी तरफ समरकंद की जनता ने यह समझा कि ये तो सियाओं के हाथ की कठपुतली बन गया है। अब फिर बाबर के जीवन में एक संकट आ गया और इस संकट का लाभ, चूंकि सैबानी खां मर चुका था, तो उज़्बेकों का एक दूसरा नेता हुआ उबैदुल्ला और उसने 1512 में बाबर से फिर समरकंद को छीन लिया। अब ये बाबर के हाथ से चला गया और बाबर फिर रुख भारत की तरफ किया। एक बुढ़िया से बाबर ने कहानी सुन रखी थी, तैमूर की विजयों के बारे में, भारत की संपन्नता के विषय में सुन रखी थी। तो बाबर ने भारत की तरफ रुख किया और देखिए यहाँ फिर बाबर की भाग्य साथ देती है। बाबर जब भारत में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले वो पंजाब में प्रवेश करता है। भारत में उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन रहता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहता है और उसका एक सूबेदार दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार रहता है। और चूंकि वह पंजाब में एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करता है, मतलब दौलत खां लोदी जो है इब्राहिम लोदी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, समझिए। और बाबर को निमंत्रण देता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। 2 लोग बाबर को निमंत्रण देते हैं, एक दौलत खां लोदी और एक इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। हालांकि बाबर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन अन्य इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर के।
अब पंजाब में बाबर के आने के लिए कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि पंजाब में तो कोई प्रतिरोध नहीं होगा ना। तो ये एक अवसर हो गया बाबर के सामने सुनहरा। बाबर पहला अभियान करता है और 1519 में भीरा को जीत लेता है। ठीक है, बाजौर और भीरा को 1519 में बाबर जीत लेता है। कहा जाता है कि झेलम नदी के तट पर भीरा से ही मुल्ला मुर्शीद नाम के एक अपने दूत को वह दिल्ली भेजता है। मुल्ला मुर्शीद नाम के एक दूत को दिल्ली भेजता है और कहता है इब्राहिम लोदी से जाकर कह दो कि गद्दी खाली करे, यह हमारे वंशजों की गद्दी है। मतलब तैमूर लंग ने एक बार दिल्ली पे अभियान किया था, आपको पता ही होगा पीछे। खैर 1519 में भीरा और बाजौर को जीतता है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पानीपत को जीतने से पहले वह 4 बार भारत में आक्रमण करता है। 1519 में 2 बार, 20 में 1 बार और 24 तक वो पंजाब में भीतर घुसता है और लाहौर तक अधिकार कर लेता है। पेशावर, लाहौर, ये सारे जगहों पर बाबर अधिकार कर लेता है। लेकिन दौलत खां लोदी से नाराज हो जाता है। तब उसके बेटे दिलावर खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को पंजाब की सूबेदारी देता है और वापस चला जाता है दोस्तों। लेकिन पुनः जब दोबारा आता है वो, तो 21 अप्रैल 1556 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ये उसका 5वां अभियान रहता है दोस्तों। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और भारत में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। अब इस युद्ध के विषय में थोड़ी सी बात जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पूछता है कि इस युद्ध को जीतने में सबसे महत्वपूर्ण किस बात ने भूमिका निभाई। तो सबसे बड़ी भूमिका जो दोस्तों इस युद्ध में है, बाबर का कुशल सेनापतित्व। जो बाबर का अनुभव था बार बार युद्ध करने से, बाबर ने मंगोलों से युद्ध किया, तुर्कों से युद्ध किया, ईरानियों से, अफगानियों से, इतना उसको अनुभव प्राप्त था कि उसके अनुभव ने बहुत सहयोग किया। और कहा जाता है कि बाबर का कुशल सेनापतित्व ही पानीपत के विजय का मूल कारण था। दूसरा मूल कारण क्या था? बाबर ने उज्बेकों से युद्ध की 2 पद्धतियां सीखी थी, एक उस्मानी और एक तुलगमा पद्धति। उस्मानी पद्धति थी तोपों को सजाने की। ये 2 महत्वपूर्ण कारण हो गए। तीसरी बात कि व्यवस्थित तोपों का प्रयोग, तोप और गोला बारूद का प्रयोग। हालांकि हल्के मात्रा में बारूद का प्रयोग उसने भेरा के युद्ध में किया, लेकिन तोपों का व्यवस्थित पहला प्रयोग माना जाता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया है 1526 में दोस्तों। ठीक है, और बाबर के पास 2 महान तोपची मिले हुए थे। ठीक है, एक मुस्तफ़ा और एक उस्ताद नाम के। इन तोपचियों ने बाबर की बहुत मदद की। ये तमाम ऐसे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था पानीपत के युद्ध को जीतने का, वो बाबर का कुशल सेनापतित्व था। पानीपत को जीतने के बाद बाबर ने कहा कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं, और काबुल के प्रत्येक निवासी को 1-1 चांदी का सिक्का दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि काबुल में बाद में बाबर ने एक शाहरूफ नाम का चांदी का सिक्का चलाया था काबुल में ही। ठीक है, लेकिन इस विजय के बाद बाबर ने मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से मतलब धन का वितरण किया, इसीलिए उसे कलंदर की उपाधि मिली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलंदर किसे कहा गया है। इसी मतलब धन देने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। 1-1 चांदी का सिक्का सबको वितरण किया और अपने बेटे हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया बाबर ने। तो ये पानीपत के युद्ध की विजय हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। हालांकि मूल रूप से बाबर ने तुर्कों की जो नस्ल है चतगाई वंश की स्थापना की। चतगाई जो है चंगेज खां के दूसरे पुत्र का नाम था और इन्हीं के नाम पर तुर्कों की एक अलग नस्ल चतगाई वंश की स्थापना की, जो इतिहास में मुगल के नाम से जाना जाता है। तो 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों अब ये 1526 के बाद आगे कहानी बढ़ेगी। अगर भारत में बाबर को रहना है तो राजपूतों को पराजित करना है, ये मतलब बिना इसके संभव ही नहीं था। बाबर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में तुझके बाबरी में कि जब वह भारत पे अभियान किया उस समय 5 मुस्लिम राज्य भारत में राज कर रहे थे और 2 हिंदू राज्य थे। उसने कहा कि बंगाल में मुस्लिम राज्य था, ठीक है, दिल्ली में मुस्लिम राज्य था, मालवा में था, गुजरात में था और बहमनी में था, ठीक है, और 2 हिंदू राज्य थे। एक विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के अधीन था और दूसरा मेवाड़
संग्राम सिंह या राणा सांगा के अधीन था ये। लेकिन बाबर ने कहा कि उस समय सबसे शक्तिशाली राजा भारत में जो था विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय था। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो है राजपूतों के युद्ध पद्धति के विषय में, उनकी शौर्य के विषय में मुगलों ने सुन रखा था, तो बिना इन्हें पराजित किए भारत में राज करना बहुत कठिन था। दूसरा युद्ध जो 1527 में हुआ वो खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। कारण क्या था? चूंकि राणा सांगा भी 100 लड़ाइयां लड़ चुका था और उसके शरीर पर 80 घाव थे, माना जाता था कि अनुभव में राणा सांगा बाबर से कम नहीं था। और चूंकि एक ज्योतिषी ने पहले ही बाबर से कह रखा था कि जब राजपूतों से टक्कर होगी तो पराजय निश्चित है। अब जो बाबर के सरदार थे वो थोड़ा सा भय खाने लगे, युद्ध से पीछे हटने लगे। इसी दौरान एक कुशल नेता की भांति बाबर सामने आया और कुरान पे रख करके शपथ खाया, कसम खाई कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। शराब के जितने प्याले जितने वो थे उनको फोड़ दिया बाबर ने और जिहाद का नारा दिया और कहा कि यह धर्म के लिए युद्ध है और मुसलमानों पर लगने वाला तगमा नामक कर, एक व्यापारिक कर होता है तमगा, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो एक माहौल बना दिया और उधर राणा सांगा का माहौल बना हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा आगरा से कुछ फतेहपुर सिकरी से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और इस युद्ध में चूंकि शुरुआती दौर में ही राणा सांगा घायल हो गए, सैनिकों का जब मनोबल टूटने लगा तो झाला अज्जा के ऊपर मुकुट को रख दिया गया। लेकिन ये मतलब हौसला सैनिकों का टूटा और खानवा का युद्ध राणा सांगा पराजित हुए, बाबर ने जीत लिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों, और राजपूतों के सर को कटवा करके बाबर ने मीनार बनवाया। ये एक योद्धा के मतलब जीवन पे कलंक है, कदापि एक राजा को ये शोभा नहीं देता है। यही एक बाबर की भूल माने तो भूल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध को बाबर ने जीत लिया। एस.आर. शर्मा ने लिखा है इस युद्ध के विषय में, चूंकि इस युद्ध में राणा सांगा के साथ जितने अफगान सरदार थे वो शामिल हो गए थे, इसीलिए एस.आर. शर्मा ने लिखा कि यह हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं रहा, यह ऐसा लगा कि एक विदेशी के विरुद्ध राष्ट्रीय संग्राम था जिसमें राणा सांगा के साथ अन्य सभी सरदार आकर के शामिल हो गए। अरे आलम खां लोधी भी आ गए, ठीक है, इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी भी साथ में आ गए थे, हसन खां मेवाती भी आ गए थे, हसन खां मेवाती युद्ध में मारे गए। ठीक है, तो ये एक ऐसा मतलब दृश्य प्रस्तुत हुआ कि लगा कि मतलब एक बाहरी व्यक्ति से सभी लोग संयुक्त होकर के लड़ रहे हैं। एस.आर. शर्मा ने इस बात को लिखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने मेदनी राय को पराजित किया और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जो अफगानों और बाबर के बीच में हुआ है। इसमें अफगानों की संयुक्त जो सेना थी इसको बाबर ने पराजित करके समाप्त कर दिया। दोस्तों 4 ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा पराजित हुए। 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदनी राय पराजित हुए। और 1529 में घाघरा का युद्ध जिसमें अफगानों की संयुक्त सेना पराजित हुई। घाघरा का युद्ध थल, जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं दोस्तों। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है दोस्तों। ये मतलब युद्ध और तमाम चीज़ें बाबर के विषय में हैं। अन्य आगे बढ़ते हैं बाबर के विषय में दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं। मृत्यु के बाद बाबर के पसंदीदा स्थान पे उसको नहीं दफनाया गया। पहले बाबर को आगरा में नूर अफगान बाग, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है, वहीं पर बाबर को दफनाया गया। दोस्तों भारत में 4 बाग लगवाने की परंपरा या मतलब बाग लगवाने की परंपरा पहले बाबर ने चालू की और उसने हस्त बहिस्त बाग, जिसे नूर अफगान बाग कहते हैं, जिसे आराम बाग कहते हैं, आगरा में लगवाया और बाबर को यहीं दफनाया गया। लेकिन बाद में शेरशाह सूरी के समय बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जई भारत आती हैं और यहाँ से बाबर की अस्थियों को लेकर जाती हैं और बाबर के पसंदीदा जगह काबुल में बाबर को दफनाया जाता है दोस्तों। तो एक बादशाह जिसे 2 बार दफनाया जाता है वो है बाबर। अब आते हैं बाबर के विषय में कुछ अन्य चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पहले इनके साहित्यिक जीवन को जानते हैं, फिर स्थापत्य कला के विषय में जानते हैं।
दोस्तों, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है तुझके बाबरी या बाबरनामा या वाक़यात बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक में एकमात्र चित्रकार का वर्णन है, वो है बिहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा गया है। दोस्तों, इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना और पाइंदा खान ने किया। तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया है और फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद इरस्करिन ने किया है। दोस्तों, तो ये 4 अनुवादक हो गए। अब्दुल रहीम खानखाना, पाइंदा खान ने फारसी में अनुवाद किया और मैडम बेवरिज ने इसका मूल तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इरस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। दोस्तों, ये हो गया। एल्फिंस्टस ने लिखा है कि मध्य एशिया का इतिहास जानने का एकमात्र जो ग्रंथ है वो तुझके बाबरी है। खैर, ये एल्फिंस्टस का विचार है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बाबर ने काव्य संग्रह दीवान नाम से किया, ठीक है, और उसने काव्य की एक नवीन शैली, पद्य की एक नवीन शैली मुबैयान को लिखा है, जिससे मुस्लिम कानून की पुस्तक माना जाता है। तो दीवान हो गया, मुबैयान हो गया। और रिसाले उसज नाम से बाबर ने, जिसे खते बाबरी जाना जाता है, एक रचना बाबर की है, रिसाले उसज खते बाबरी। सड़कों को मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी का प्रयोग किया है। दोस्तों, और अन्य स्थापत्य कला में जान लेते हैं। पानीपत की काबुली मस्जिद बाबर ने बनवाई है, संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई है, ठीक है दोस्तों, और अलीगढ़ की पीलखाना मस्जिद बाबर ने बनवाई है। बाबर के सेनापति मीर बकी ने ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये स्थापत्य कला के विषय में हो गई। दोस्तों, बाबर की एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा जहर देने के कारण हुई। दोस्तों, ये गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखी हैं उसमें लिखी हैं कि बाबर की मृत्यु जो हुई है इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया, इसके कारण हुई है। खैर, अन्य जगह से प्रमाण नहीं मिलता है, उनकी पुस्तक में ये बात कही गई है। दोस्तों, बाबर व्यक्ति का अच्छा पारखी था और बहुत ही अच्छा, मतलब समझिए कि लोगों को जानने के विषय में बाबर के अंदर जो एक ज्ञान था वो एक मौलिक चीज थी, वो किसी बादशाह के भीतर बाहर बाद में नहीं आई। दोस्तों, बाबर ने कहा अपने पुत्र हुमायूं से कि परिश्रमहीनता और आलस्य एक बादशाह को शोभा नहीं देता है, यह संसार उसी का है जो परिश्रम करता है। यह अपने पुत्र से बाबर कह रहा है। बाबर 2 जवान व्यक्तियों को अपने कंधे में, अपने बगल में दबा करके किले की दीवार पर सरपट दौड़ जाता था। बाबर जब शेर शाह सूरी को देखा, बचपन में फरीद नाम था, तो बाबर ने कहा कि इसे हमारे राज्य की सीमा से इतनी दूर ले जाओ कि यह दिखे न, क्योंकि इसके मस्तक पर राजत्व चमक रहा है। मतलब व्यक्ति का बहुत अच्छा पारखी था बाबर। तो दोस्तों, ये बाबर के विषय में एक छोटी सी कहानी थी। यदि आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।